આવું સુનશે સેહત સંબંધી કાર્યક્રમ આરોગ્ય. नमस्कार सभी श्रोताओं का स्वागत है. प्रोग्राम का नाम है आरोग्य. श्रोताओं, स्वस्थ रहने के लिए इंफॉर्मेशन कहीं से भी आए, जानकारी कहीं से भी आए तो वो जानकारी कहते ग्रहण करनी चाहिए. और ये रेडियो तरंगों से होती हुई जानकारी आप सब तक पहुंच रही है आज हमारे माध्यम से. तो हम स्टूडियो में बैठे हैं और बदलता हुआ मौसम है. हालांकि स्टूडियो में हमारा मौसम सेम रहता है 12 महीने, क्योंकि गर्मियों में एसी चलते हैं तो ठंडक रहती है, सर्दियों में एसी बंद होते हैं, ब्लोअर चलते हैं, तो वैसा ही लगभग वैसा ही रहता है. लेकिन हमें बाहर भी निकलना होता है. हम कहते हैं स्टूडियो से बाहर जाएंगे एक्सपोजर हो जाएगा, एसी से बाहर जाओ एक्सपोजर हो जाएगा. बाहर मौसम चेंज हो रहा है, बदल रहा है. तो किस तरह से हम अपने आप को फिट रखें, ठीक रखें, और बदलते मौसम में ख़ास तौर पे हमारी दिनचर्या कैसी हो, ऋतुचर्या की बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में. तो हमारे साथ हैं डॉक्टर DK शर्मा, जो कि रस शास्त्र में MD किया है इन्होंने, और आज हमें बताएंगे कि बदलते मौसम में दिनचर्या ऋतुचर्या में किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं. आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रोग्राम में डॉक्टर साहब. धन्यवाद सर. दिनचर्या, जी. सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि एक इंसान की दिनचर्या जो है वो कितना इफेक्ट डालती है उसकी लाइफ पे. आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सबसे पहले तो जो वर्तमान में हमारी हेमंत ऋतु चल रही है, मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा ऋतुचर्या और दिनचर्या के किस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा समझ लें कि आयुर्वेद शास्त्र में जो संपूर्ण हमारी जो षड ऋतु का वर्णन आया है इसमें, और प्रत्येक ऋतु में हमारी जो दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए वो बड़े विस्तार से बताई गई है. तो मैं यहाँ पर आज हम, क्योंकि समय का हमारा थोड़ा सा अभाव रहता है, तो हम वर्तमान जो हमारी हेमंत ऋतु चल रही है हम इसी पे बात ज़्यादा करेंगे. तो मैं सबसे पहले अपने सभी श्रोताओं का धन्यवाद भी करना चाहूँगा. ओम धन्वंतरे नमः. तो भगवान धन्वंतरी ने सभी को आरोग्य प्रदान करने का जो एक शास्त्र हमें आयुर्वेद दिया है, मैं चाहूँगा कि घर घर वो पहुँचे और लोग उसका अनुपालन करें, उसको अपनी लाइफ में छोटी छोटी जो बातें हैं उनका अपनी लाइफ में आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में कैसे उनको हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं ताकि लोग स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें. और हमारा जो आयुर्वेद का मूलभूत जो हमारा एक उद्देश्य है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी हम नहीं चाहते कि लोग बीमार हों, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो, उसका परिपालन हो. मौसम के हिसाब से दिनचर्या हमारी सही हो तो हम स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे. बिल्कुल सही कहा सर आपने. वर्तमान में जैसे शीत ऋतु है, तो अब जैसे जैसे अब ये ऋतु सर्दी हमारी बढ़ती जाएगी, तो हमारा जो पिछली ऋतु जो हमारी शरद ऋतु की है उससे, और हेमंत ऋतु जो वर्तमान में अब स्टार्ट हो चुकी है, अब हमें इसका अनुपालन करना पड़ेगा. जो हमारे शास्त्र में बातें बताई गई हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम बीमारियों से बच सकें. बदलते मौसम में किस तरह की बीमारियां आमतौर पे घेरती हैं इस मौसम में? अभी जो आयुर्वेद शास्त्र में जैसे हम वात पित्त कफ इन दोषों का अक्सर जिक्र करते हैं, तो हमें उस संदर्भ में देखना पड़ेगा कि इस समय कफ का संचय होना शुरू हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे शीत ऋतु रहती है. लेकिन क्योंकि ये विसर्ग काल है, तो मैं यहाँ अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि प्रकृति जो है इस समय हमें बल प्रदान करती है, इसीलिए इसको विसर्ग काल कहा गया है जी. तो इस ऋतु में हमें जितनी भी जो सर्दी से प्रकोपित, यानी वात से, क्योंकि जो वात का प्रकोप का कारण है सर्दी है, ठंड एक कारण माना गया है, तो वात प्रकोप के कारण जितनी भी व्याधियां हैं वो प्रकोपित होंगी. तो शीत से प्रकोपित होने वाली जो बड़ी कॉमन बीमारियां हमारी सर्दी, खांसी, जुकाम, क्योंकि इनमें वात का तुरंत प्रकोप होता है और हमें बीमारियां लग जाती हैं, तो हमें इनसे बचाव के लिए शीत से अपने आप को बचाना है जी, जो मुख्यतः है. इसके अलावा जो वात की व्याधियां हैं, आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात रोग माने गए हैं. उसमें वात के जो जितने भी डिजीज़ हैं, जिनमें कि हमारे पेन से रिलेटेड जितनी डिजीज़ हैं सारी, तो ये भी प्रकोपित होंगी अब आगे आगे. तो मैं उन सभी जो इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिसमें संधि शूल है, कटी शूल है, ये शूल में विभिन्न प्रकार के हैं, तो मैं चाहूँगा इन सभी को अब क्या करना है कि थोड़ा सा ठंड से बचाव रखे, जैसे गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है, गुनगुने पानी से स्नान करना है. डायरेक्ट जो हवा आती है बाहर की ठंडी हवा, उसको नहीं लेना है. तो सुबह और शाम के समय सैर के लिए ज़रूर जाएं, बट आप अपने ऊनी वस्त्र, गर्म कपड़े ये पहन के आप सैर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सेहत के लिए. तो जैसे नहा के तो एकदम से इंसान बाहर निकल जाता है घर के बाहर, 2 व्हीलर पे या इस तरह से, वो एक्सपोजर, वहाँ पे एक शब्द आता है
जी जी जी। तो वो क्या क्या होता है और क्यों होता है इंसान में? वैसे तो वो कहते हैं कि जैसे सर्दियों के मौसम में हवा से, ठंडी हवा से बचाओ अपने आप को, जी जी और एकदम से बात, क्योंकि हम पहाड़ों से लेके मैदानों तक सब जगह सुने जा रहे हैं पहाड़ों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अभी यहाँ पे जैसे जम्मू की बात करें तो शुरुआत हो चुकी है और जी सुबह शाम अच्छा ठंडा होता है। जी। तो इसमें एक्सपोजर का जो शब्द का मतलब क्या है आयुर्वेद में? आयुर्वेद में जो जब वातावरण बदलता है तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो हमारी हवाएं हैं वो भी बदलती हैं, उनका तापमान में बदलाव आता है। तो ये जो शीत हवाएं हैं ना, ये वात का प्रकोप करती हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब जब ये अब शीत ऋतु बढ़ती जाएगी आगे आगे, तो हमें शरीर को इन ठंडी चीज़ों से, और ठंडी सिर्फ शीत ऋतु की बात ना करूं मैं, शीत अन्न आहार विहार, यानी जो अन्न हम ले रहे हैं उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जी, जी, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक्सपोजर से बचा रहे हैं तो हमारा जो आहार में बदलाव ना करें। तो अब हमें धीरे धीरे, क्योंकि इस समय बल का, जैसे मैंने अभी बताया कि बल प्रकृति दे रही है, और यही बल हमें अगले जो आदान काल के 6 महीनों में हमें एक स्थिरता देगा और हमें जीवन से अच्छी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देगा। तो हमें बल का संचय करके रखना पड़ेगा। इसके लिए उष्ण, मधुर, अम्ल, लवण, खासकर ये जो, ऐसे तो षड्रस हम कहते हैं कि षड्रस का सेवन करना चाहिए, बट प्रधानतः इस समय स्निग्ध आहार विहार का सेवन करना चाहिए। आप तेल से बनी हुई चीज़ें, घी से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अग्नि बल के अनुसार। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ तो आप इतना ज़्यादा लें, क्योंकि अति हर चीज़ की वर्जित है शास्त्र में। तो सिर्फ ये है कि षड्रस में मधुर, अम्ल, लवण प्लस स्निग्ध आहार इस समय आप थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा ले सकते हैं। जी जी जी। और अपने शरीर में बल का एक संचय करके रख सकते हैं इस काल में। तो आपने कहा कि शरीर के हिसाब से देखिए, यहीं से मेरा ध्यान गया एकदम से तासीर की तरफ। एग्जैक्टली कहते हैं एक इंसान, हर इंसान की अपनी अपनी तासीर होती है। जी जी सर। और अपने हिसाब से उसको खाना पीना चाहिए। जी सर। तो ये आप जो बात कह रहे हैं, ये सबको अपने बॉडी के बारे में पता होता है, या डॉक्टर से पूछ सकते हैं अगर प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से उन्हें। हाँ, मैं थोड़ा इसमें सर कुछ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ प्रकृति एक अच्छा कंसेप्ट है जिसका बहुत लोगों को नॉलेज भी है, बट बहुत लोग जो शायद अवेयर नहीं होंगे। तो प्रकृति यानी अपना मिजाज, वो इंसान को पता रहना चाहिए। देखिए, हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे कि एक व्यक्ति है वो रात को ठंड में कांपता है, और एक आदमी है वो कंबल भी नहीं उड़ रहा है। ये बेसिकली उसकी प्रकृति है। यानी जो पित्त प्रकृति स्वभाव का है। मूलतः हम जो आयुर्वेद में है 3 दोष हैं, और उसके आगे प्रकृतियां हम 7 प्रकार की प्रकृतियां मानते हैं। तो जो मूलतः वातिक, पैतिक और कफज, अगर हम इस तरह से भी समझने की कोशिश करें तो कफज और जो वात प्रकृति वाला है उसको शीत से दिक्कत ज़्यादा होगी इस ऋतु में, सर्दी के मौसम। हाँ जी। तो वात और कफ प्रकृति, कफ मिजाज वाले जो हैं उनको ठंड से ज़्यादा दिक्कत आएगी एज कम्पेयर टू पैतिक प्रकृति वालों को। तो इसी तरह से हमें जो प्रकृति के अनुसार अपना खान पान रखना पड़ेगा। बट एक सामान्य जो है, जो परिचर्या मैं कहूँगा कि सुबह उठते ही, क्योंकि रात्रि लंबी होती है शीत ऋतु में, तो रात भर आपने कुछ खाया पिया नहीं रहता है, तो सुबह अपना जो रूटीन अपना वर्क करके आप अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट खाएं, और आहार में स्निग्ध आहार जरूर लें। यानी बिल्कुल ड्राई आपका आहार नहीं रहना चाहिए। घी का इस्तेमाल करना चाहिए। स्निग्ध आहार में अब जो इस समय ड्राई फ्रूट्स मैं कहूँगा, जैसे चाहे आप उसमें ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी महंगी चीज़ें ही लो, आपकी जो इस समय आप अगर मूंगफली, छुआरे, जो बिल्कुल और भी इसके अलावा जो जैसे अलसी है, तो ये सब स्निग्ध द्रव्य हैं। तो किसी न किसी बहाने से सुबह अगर आप कुछ ऐसा बना के रखें कि नाश्ते के साथ 1-2 चम्मच वो चीज़ें भी लें। पुराने ज़माने में हमारे एक जो दादियाँ वगैरह थी, वो सब क्या करते थे कि बना के रखते थे इस तरह की चीज़ें। खासकर ये हमारी प्रेगनेंसी के बाद ना, वो लेडीज को खिलाया जाता था ड्राई फ्रूट, उसमें सुंड वगैरह, कॉमन लैंग्वेज सुंड बना के देते। वो बेसिकली क्या था कि वात का प्रकोप ना हो, इसलिए वो चीज़ें खिलाई जाती थी। वो स्निग्धता भी देती थी, शरीर में उष्णता भी देती थी, और बहुत सारी बीमारियों से बचाती थी। जी। तो मैं यही कहूँगा कि इस समय अब स्निग्ध आहार की तरफ हमें जाना चाहिए। और इसी तरह आहार की बात आती है तो वही आपकी बात की अति नहीं करनी है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। कुछ चीज़ें सर मैं यहाँ एक ऐड करूँगा। जैसे लोगों को अक्सर ये रहता है कि यार अब ये मौसम आ गया, जो स्वस्थ के प्रति चाहते हैं कि हम जैसे शिलाजीत सेवन करें, या फिर हम कोई ऐसे विशेष द्रव्य, क्योंकि हमारे यहाँ अश्वगंधा, शतावरी और जो भी हमारे एक रसायन द्रव्य हैं, उसको सेवन काल करने का बहुत अच्छा समय है।
और हमारा मैं च्यवनप्राश की अगर बात कहूँगा, क्योंकि हो सकता है हम इस वार्तालाप में बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाएं हमसे, क्योंकि बहुत विषय हमारा वास्ट विषय है सर ये, तो हम हर चीज़ को नहीं पकड़ सकते। बट कुछ चीज़ें, जैसे मैंने शिलाजीत का नाम लिया, तो शिलाजीत जो है हमारा ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन का बहुत ही एक अच्छा द्रव्य है और इस ऋतु में हम इसका सेवन कर सकते हैं। बट ध्यान यही रखना है इसमें कि जो शास्त्र बता रहा है कि इसमें जैसे शिलाजीत के समय आप क्या करें, कुल्थ का सेवन ना करें, क्योंकि ये क्या है कि आयुर्वेद में एक समझने की चीज़ है कि जब हम एक द्रव्य सेवन करते हैं उसका अगर लाभ लेना है तो हमें ये भी पता रहना चाहिए कि इसके साथ क्या पथ्य है क्या अपथ्य है जी। अगर आपने कोई औषध ली, घी का एग्जांपल लेते हैं हम, घी का बड़ा कई लोग कहेंगे जी डॉक्टर साहब घी के लिए कह रहे हैं, हमें तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया बड़ा ज़्यादा। तो मैं कहूँगा कि आप रिसर्च देखें तो गौ घृत से कोई बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, ठीक है। आपने लिमिट में लेना है, ऐसा भी नहीं है कि आप 2-2, 3-3, 4-4 चम्मच भर के दिन में 3-4 बार खा रहे हैं। आइडियल डोज लीजिए 5 to 10 ग्राम्स, डेट इज ऑन एन एवरेज एडल्ट के लिए सफिशिएंट है। तो 1 से 2 चम्मच घी में अगर आप एक दिन में लेंगे तो कोई आपको बुरा नहीं लगेगा। तो इसके साथ आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हो सकता है कई बार डिजीज़ कंडीशन रहती है, ऐसा भी ना हो कि हम एक स्टूडियो के माध्यम से जो हम ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ मकसद यही है सर कि लोग पुराने अपने जो एक संस्कृति है उससे जुड़ें और आयुर्वेद की जो छोटी छोटी बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं उनको अपने घर में उसको इम्प्लीमेंट करें। तो आप सुबह से शाम तक की हम बात कर रहे थे, दिनचर्या ऋतुचर्या की बात कर रहे थे। जी। तो सुबह सुबह आमतौर पे लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही पानी पीते। जी सर। पहला तो वही 1 गिलास पानी जो होता है या 2 गिलास 3 गिलास जो भी पीते हैं, वो गुनगुना, गर्म या ठंडा या नॉर्मल टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए कि क्या कहते हैं शुरुआत में जो पानी पीते हैं उसी से दिन अच्छा निकलता है या किस तरह से? आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है ये कि पानी को लेकर कई भ्रांतियां भी हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के ठंडा पानी 4-5 गिलास पी रहे हैं, कोई भी ऋतु है। सबसे पहला तो ये कि आपका जो जल है वो ऋतु के अनुसार रहना चाहिए और आपकी अपनी जो हेल्थ कंडीशन है उसके अनुसार भी रहना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में क्या कहा गया है कि जो जल है, जल को भी अलग अलग तरह से उन्होंने अगर आपकी कोई डिजीज कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी अग्नि मानदेय है तो बहुत, अगर अग्नि मानदेय है आपको, उसमें जल का अगर आप अधिक सेवन कर रहे हैं तो उससे और अग्नि मानदेय होने की संभावना रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम शुंठी का प्रयोग करेंगे तो वो अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए। तो कोष्ण जल पीना अच्छा है। बाकी दिन की जब बात आती है तो दोपहर को सोना बिल्कुल वर्जित है शास्त्र में। सिर्फ ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के किसी भी ऋतु में दिन में सोना वर्जित है, क्योंकि ये दिन में जो सोना रहता है ये आपकी अग्नि को मंद करता है। जब अग्नि मंद होगी आपकी, तो आयुर्वेद में एक सप्त धातु का कंसेप्ट है कि हमारे शरीर सप्त धातु से निर्मित है। तो अगर आपकी उत्कृष्ट धातुएं नहीं बनेंगी तो कहीं ना कहीं आपको डिजीज होगी। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो 7 धातुएं हैं, अगर ये शुद्ध नहीं बन रही हैं तो बेसिक इसका जो बनने का आधारभूत जो हमारा न्यूट्रिएंट है डेट इज रस। तो अन्न का जो मूलभूत न्यूट्रिएंट है वो रस है, वो अच्छा बने। इस ऋतु में मैं ये फिर पुनः कहूँगा कि बल संचय का बहुत अच्छा मौसम है, इसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो हमारी हेमंत, ये जो अब ऋतु चल रही है हमारी, मार्गशीर्ष और पौष मंथ, 2 मंथ आएंगे इसमें हमारे। तो मार्गशीर्ष वर्तमान में चल रहा है, तो इसका अच्छे से सदुपयोग करें लोग। और आने वाली जो अगली ऋतु है शिशिर, वो अदान काल में जाएगी, तो उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इन दोनों का। धीरे धीरे उसमें, क्योंकि सर्दी वैसे तो तेज होगी उसमें, क्योंकि आगे आगे जो सर्दी आएगी वो तेज होगी, बट उसमें क्या रहेगा कि ड्राइनेस आ जाएगी अदान काल की वजह से, क्योंकि सूर्य का बल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो ड्राइनेस आती है। तो वहाँ हमें ऋतुचर्या यही फॉलो करनी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हमने क्या ऐड कर देना, स्निग्धता और ज़्यादा ऐड करनी है। यानी कि तेल अभ्यंग रेगुलर करना है, डेली करना है। वो इस ऋतु में भी बहुत अच्छा है, तेल का अभ्यंग करना है। जी सर, मालिश करना। ये सुबह सुबह उठ के आपको अगर तेल मालिश आप करेंगे तो बहुत अच्छा है सेहत के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्राइनेस जब शरीर में आती है शीत में। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बड़े हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कभी कभी कि पैर फट गए, उंगलियां फट गई। तो इसका आयुर्वेद में बहुत ही जी एड़ियाँ फटी हुई हैं। तो आप दवाइयों से ठीक करने के बजाय मैं छोटा सा एक आपको उपाय बताऊंगा प्रिवेंशनरी, कि आप जुराबे पहन के रखें, जूते पहन के रखें। जब आप पैरों को ड्राइनेस नहीं होने देंगे उसमें ऑयल एप्लीकेशन करें, इसके साथ नस्य का प्रयोग करें। तो ये जो छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, ये नस्य जो है पूरे हमारे जो नासा ही शीर्षो द्वारम कहा गया हुआ है कि नासा मार्ग को शीर का द्वार कहा गया हुआ है। तो अगर नासा से हम हमारे जो अणु तैल हैं
और डिजीज़ कंडीशन में हमारे षडबिंदु तेल भी यूज़ करते हैं हम। तो इसके अलावा घर में कुछ नहीं मिल रहा है आपको, तिल तेल नारियल तेल तो अवेलेबल है। सर्दियों में मैं अब नारियल तेल नहीं एडवाइस करूँगा, बट तिल तेल तो हर किसी के पास अवेलेबल है, तो आप उसका इस्तेमाल करें। तो ये ऐसे आपको चमत्कारिक फ़ायदे मिलेंगे जो सोचा भी नहीं होगा। अपने पूरे परिवार को इन्वॉल्व करें इसमें। जैसे टॉनिक की हम बात करते हैं, एलोपैथी में लोग आमतौर पे मौसम के हिसाब से साल में कुछ महीने टॉनिक लेना शुरू करते हैं, या क्या जैसे हमने च्यवनप्राश की बात की, शिलाजीत की बात की कि इस समय ले सकते हैं और लिमिट में लेना है और डॉक्टर से पूछ सकते हैं। कौन कौन से ऐसे टॉनिक्स हैं जिनका इस्तेमाल बच्चों से बुजुर्गों तक, अगर हम बात करें बच्चों को हम क्या दें इस टाइम पे, बुजुर्गों को क्या दें? सर इस समय जो टॉनिक के अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में तो मैं कहूँगा कि जो आहार है ना, इससे बड़ा टॉनिक कोई है ही नहीं है। जी जी। तो हम स्पेसिफिकली किसी एक मैं कहूँगा कि आप भाई ब्राह्मी दे दो या आप इसको शंख पुष्पी का सिरप दे दो, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आप बच्चों को षड्रस युक्त आहार दें, और इसके अलावा जो इस समय मौसम के अनुसार आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम उनको ड्राई फ्रूट्स में, जैसे खजूर बहुत एक अच्छा सोर्स है, आयरन का सोर्स भी है। उसके बाद ड्राई डेट्स में छुहारा जैसे आता है वो उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा बच्चों में जो हमारा एक कॉमनली देखा गया है ना, बच्चे सर्दियों में थोड़ा सा फ्रूट अवॉइड करते हैं, कम करते हैं, तो आप थोड़ा सा फॉर्मुलेशंस चेंज करके, थोड़ा सा फॉर्म ऑफ चेंज करके, फ्रूट्स की फॉर्म चेंज करके फ्रूट्स का सेवन करवा सकते हैं उसमें। तो इसमें जैसे हम घर पे जैम बना सकते हैं, घर में हम बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो हम बना सकते हैं इस समय, जो सूप बना सकते हैं, सूप बहुत इफेक्टिव है। तो ये सभी एक आपका टॉनिक का ही काम करेंगे। तो जो हमारे घर के बुजुर्ग भी हैं उसमें हमारी जितनी भी जो औषधियाँ हैं, खासकर जैसे मैंने अश्वगंधा की बात की, शतावरी की बात की, उसके बाद हमारा गोखरू है इसकी बात की, तो ये सारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हैं, इनका सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ दूध, घी और दूध से बनी चीज़ें, और इक्षु विकार यानी इक्षु से बनी जितनी भी जो मतलब इक्षु से जो बनी जो हमारे पदार्थ हैं, यानी कि गन्ने से बनी चीज़ें हैं, गुड़ से बनी चीज़ें हैं, इसका वो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें मलाई, रबड़ी, और इस समय ये सीज़न अच्छा है और इस समय वो सेवन कर सकते हैं। तो गर्भवती महिलाएं किस तरह से अपना ध्यान रखें इस सीज़न में? गर्भवती महिलाओं को तो अपना विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वो उनको अपने साथ अपने जो गर्भ में बच्चा है उसका भी ध्यान रखना होता है। तो आयुर्वेद में इसके लिए हमारा एक पूरा 9 मास का परिचर्या बताई गई है। अच्छा। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद के एक्सपर्ट भी हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, उनके लिए मैं यहाँ पर एक यही कहूँगा कि आप अपना शीत से बचाव रखें, और जो मैंने एक जनरल जो बताई हैं बातें, इन सब का ध्यान रखें। जो मॉर्निंग से लेके दोपहर को निद्रा नहीं करनी है, फिर अपना रूटीन थोड़ा सा एक्टिव रहना है, प्लस इसमें हमारे योग कुछ आसन बताए गए हैं, प्लस इसमें खान पान का मासानुमासिक जो एक चर्या बताई गई है कि प्रथम मास से 9 मास तक वो कैसे बदलनी है और किस ऋतु में कैसे बदलनी है, इसके एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। मैं कहूँगा कि अगर समय मिले वो ज़रूर वहाँ जाएं और एक बार ज़रूर अपने आप को वहाँ जाकर दिखाएं, और अपना जिसे कहते हैं ना कि श्रेष्ठ गर्भ का उनको जो उत्पन्न हो और वो डिजीज़ फ्री रहें और आने वाला बच्चा स्वस्थ रहे, ऐसा आयुर्वेद को अगर आप लाइफ में फॉलो करें तो पॉसिबल है। जी जी बिल्कुल। तो हम श्रोताओं को यही कहते हैं कि मौसम कोई भी हो, अपने आप को फिट रखिए, बदलते मौसम में ख़ासतौर पे अपना ध्यान रखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको लगता है, क्योंकि सभी अपने शरीर के बारे में जानते हैं, अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं, और किसको क्या प्रॉब्लम है वो वही जानता है। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह की मुश्किल आती हो, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, उनके बिना दिखाए। सेल्फ मेडिकेशन एलोपैथी आयुर्वेदिक कहीं भी नहीं कही गई है कि खुद कीजिए, डॉक्टर की सलाह से ही दवाई हमेशा लीजिए, और मौसम के बदलने पे अपना ज़रूर ध्यान रखिए। योग करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, और हमारे श्रोताओं के लिए जो ख़ास इन्फॉर्मेशन आज के प्रोग्राम में डॉक्टर DK शर्मा ने पहुंचाई है उसका पालन कीजिए, उस पे ध्यान दीजिए, और हमें यकीन है कि आपको ये जो बातचीत है पसंद आई होगी, और इसमें बहुत सारी बातें आपने ग्रहण भी कर ली होंगी। डॉक्टर DK शर्मा, आप रसशास्त्र में MD हैं, और आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी कि बदलते मौसम में, ऋतुचर्या में दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह से एक इंसान को अपना ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। ऑल इंडिया रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। सेहत संबंधी कार्यक्रम आरोग्य तो सुनाते हैं डॉक्टर DK शर्मा
रस शास्त्री विशेषज्ञों दिखने की गेदी गलबात विषय हा बदलता मौसम और हमारा स्वास्थ्य इन दिखने गलबात करार दे संजीव शर्मा ते कार्यक्रम की प्रस्तुति भी संजीव शर्मा दी गई।